क्योंकि जिसको आजकल आप ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, वो तो समुद्र के जल के अंदर जो व्यवस्था है उसी के कारण से, उसी के बारे में आप विचार करते हैं। तो और पर्यावरण से संबंधित ये कार्यक्रम है, तो उसके पहले पर्यावरण के बारे में हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये मंत्र है यजुर्वेद का। ओम द्यौ शांतिर अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिर आकाश शांतिर, औषधय शांति, वनस्पतय शांतिर, विश्वे देवा शांतिर, ब्रह्म शांतिर, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सा मां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो ये इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी पे भी शांति हो, जल में भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो, वनस्पतियों में भी शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवताओं में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो, और शांति में भी शांति रहे, वो भी अशांत नहीं होनी चाहिए। नहीं। फिर पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं है तो हम जीवित नहीं हो सकते। अगर पर्यावरण नहीं है हम नहीं है। इसके लिए भी यजुर्वेद का ही मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, यस्याम अन्नम कृष्ट्य संबभूव, यस्याम इदम जिन्वति प्राणजेत्सा, नो भूमि पूर्वपयो दधातु। जिस पर समुद्र और सिंधु आप, जिस पर अन्य कुश्तियाँ संभूत हुई हैं, जिस पर ये प्राणवान कंपनशील प्रीति पाता है, वो भूमि हमें पूर्व पेय से भर धरे। यानी सब प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनसे ये संपन्न रहे, सब जगह शांति हो और पर्यावरण की रक्षा हो। अगर पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए मैं एक कार्यक्रम लेता हूँ, हिमालय है तो हम हैं, अगर हिमालय नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि भारत का सारा पर्यावरण हिमालय के कारण बनता है। तो पर्यावरण है तो हम हैं। और इसका जो ये मंत्र है, तो इसमें हिंदी में लिख ही दिया गया है, वरना इसका एक पूरा विस्तार में भी हिंदी का। अब आप ये देखें कि हमारा देश कैसे बना। चारों तरफ सारा समुद्र से ही बना, बनते बनाते फिर देखिए आफ्टर ऑल ये आके भारत एशिया में मिल गया और फिर इसका रूप बन गया। आप देखेंगे कि ये कैसे कैसे बनता गया, प्रेजेंट डे क्या हो गया। ऐसा है भारत। तो आपको जो दिख रहा ये आ गया। और जब बना था तो ऐसा बना था, ये बनने के बाद क्योंकि बहुत अभी नया बना है, विश्व का सबसे नया पर्वत है, तो इस बना तो अब हमने हालत क्या कर दी इसकी कि आप देखिए, इसको समझना चाहिए कि ये अभी भी धड़क रहा है, ये खिसकता है। अगर आप इस पर ऊपर चलते हैं, ऊपर इस पर जोर डालते हैं तो खिसकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम समझते हैं कि हिमालय पर चाहे जितनी धमा चौकड़ी बना लें तो वो कुछ बोलेगा नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आगे ये अब हमारा देश है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे बना, नीचे से आया ऊपर आ गया। अब ये जो रंग या नारंगी कलर का है, ये बना हुआ भारत है। इसके चारों तरफ समुद्र है, उसी में मछलियाँ मिलती हैं, जिसको आप ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। हमारे देश के चारों तरफ की ब्लू इकोनॉमी का भंडार इसी में है। ये मैंने आपको इसलिए दिग्दर्शित किया कि जिसको आज आप देखते हैं कि सब बना बनाया मिल गया हमको, इसको बनाने में हज़ारों लाख लगे थे। ये इंडिया
लैंड मास 50 मिलियन ईयर्स अगो, उसके पहले 70 मिलियन अगो। तो कैसे धीरे धीरे चल रहा था, आगे आ गया। अभी भी हिमालय पर टक्कर हुई तो हिमालय सबसे ऊंचा भी है, हर साल कुछ इंच बढ़ जाता है। ये अकेला पर्वत है जो आज भी बढ़ रहा है। आगे भाई नेक्स्ट। और इस हिमालय से 2 बिलियन लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं। सारी नदियाँ इसी से निकल रही हैं। आप देखते हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वीन, मेकोंग, वहाँ ये चाइना में यांगसी और हुआंगसी, उधर आमुदरिया भी इसी से जाता है, तारिम भी इसी से जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये जितने भी मुख्य बंदरगाह हैं वो सब इसी पर, ये जो भी यहाँ से मछलियों का व्यापार होगा ना वो सब यहीं से होगा। अगर मछलियों की सुरक्षा करनी है तो इस क्षेत्र की सुरक्षा करनी पड़ेगी, यहाँ की सुरक्षा। आप अगर कहीं और रिसर्च करते रहें तो उससे पता नहीं। अगर आप अपने तालाब में भी रिसर्च करेंगे तो तभी सार्थक होगी जब आप उसका इस क्षेत्र से संबंध रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है वो इकोनॉमी जो इस जल स्रोत पर निर्भर करती, बाकी छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। असली चीज़ ये है। और ये तब बनता है, इसमें अगर मछली चालनी है तो मछली के लायक यहाँ स्थिति बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये जल नष्ट होता जाए, इसमें विष घोल दिया जाए, इसमें तेल डाल दिया जाए, इसमें विषाक्त और चीज़ें हैं वो डाल दी जाए, यहाँ की नदियों के साथ जितना कूड़ा करकट जाता है वो चला जाए, लेड डाल दीजिए, क्रोमियम डाल दीजिए, मैंगनीज डाल दीजिए, सब जा रहा है इसमें से। अब वो जहाँ जो मछलियाँ होंगी वो उसको खाएंगी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसलिए ये जो आपको सबसे आवश्यक है जब आपको ब्लू इकोनॉमी का ध्यान करना है तो हमारे देश की तुलना संबंध में, बाकी देशों के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूँ आज क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर उस तरफ जाएंगे तो। लेकिन यहाँ आप देखें तो ये हो ची मिन्ह यहाँ से वहाँ पर, वो बिल्कुल वहाँ से हिमालय का इतना बड़ा क्षेत्र है और उससे सारा जल आता है, उसी से बढ़िया मछलियाँ निकलती। इस बात को भी ध्यान में रखिए। दूसरी बात और ध्यान में रखने की है कि यहाँ जो मछलियाँ आप जो बंगाल में जिसकी बहुत तारीफ होती है वो बनती कैसे है, उसके लिए जो उसका पोषण है या बल्कि जिसका कई निर्माण है वो बिल्कुल हिमालय पर जाकर होता है। एगिंग सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, ठंडे पानी में होता है। अगर वहाँ नहीं होगा तो मछली का जो आयतन है वो भी कम होगा, कम बनेगी और ठंडे पानी में ही वो प्रजनन करती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर अगर नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसीलिए जाती हूँ, यहाँ से देखें कि वो ढाका से निकल के और हरिद्वार तक जाती। तो इतना बड़ा संबंध भी है ये हिमालय जो ये पर्यावरण है मछलियों का, ये ढाका को और हरिद्वार को जोड़ देता है। वैसे तो ढाका से आपका झगड़ा, लेकिन मछलियों के मामले में ढाका और हरिद्वार जुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ जो उसको चाहिए वो बिना वहाँ जाए मिलेगी नहीं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बैंकॉक है या हो ची मिन्ह है या हनोई है, यहाँ तभी आपको नदियाँ वो मछलियाँ ठीक मिलेंगी अगर इसमें आने वाला पानी ठीक होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष बाद में बताऊँगा। चीन के साथ भी यही बात है, झगड़ा इसी में है, चाइना सी का जो झगड़ा है वो इसी में है। आगे चलिए साथ। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है ये है कि आपका जो ये पर्यावरण है या ये नदियाँ हैं, हिमालय है, वो क्या करता है। ये यांगसी रिवर चीन की है और ये मेकोंग डेल्टा है, ये गंगा है और ये इंडस है। ये सब जुड़ी हुई हैं।
अब गंगा और यांगसी चीन में गंगा है, लेकिन सब हिमालय से जुड़ी हुई है। अब आप ये देखिए, ये सिंधु है, ये सीधे चली जाती है पाकिस्तान में, तो ये भी जुड़ जाती है कहाँ, चीन से सीधे, क्योंकि सारा जल इन सभी नदियों में तिब्बत से आता है। तो सब के सब ये मेकोंग बिल्कुल दक्षिण में, यांगसी बिल्कुल उधर, और आपका सिंधु बिल्कुल वेस्ट में पीछे, और सब में वही जल चाहिए, वही मछलियाँ चाहिए, और वो सब की सब बनती गंगा में। वहाँ से कर नहीं मिलेंगी असली मछलियाँ, तो कहीं नहीं मिलेंगी। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो देखिए कि अगर तापमान ठीक नहीं हो और नदियाँ सूखने लगें, तो ये जो आपकी ब्लू इकोनॉमी हिंदुस्तान के चारों तरफ है, ये बेकार हो जाएगी। तो 2021-24 में मोस्ट नेगेटिव ईयर ग्लेशियर मास बैलेंस्ड ऑन रिकॉर्ड, 7 of the 10 worst years since 1950 occurred in about 2016. Key affected regions included Himalayas, direct impacting Indian water security. और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं कि आप 1921 में ये कैलाश पर्वत कैसा था, और आज ये उतना पानी आ रहा था उससे, अब इतना आ रहा। वो ग्लेशियर पिघल गए हैं, वो इतने हुआ है। तो ये जो यहाँ का सारा एक्सीलरेटिंग है, जो लॉस होगा यहाँ से, जो आप देख रहे हैं, तो एक जगह का था ये तिब्बत और मानसरोवर, उसकी क्या हालत है, वो इसलिए क्योंकि ये सारी नदियाँ उसी पानी से आती। अगर ये पहले इतना था, अब इतना है, तो घट रहा है, तो आप समझ लीजिए वातावरण की क्या। अब ऐसा होता है कि ये अगर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो आप देख रहे हैं पहले तो पिघल रहा था, आता रहा था, ठीक है, तो आइस थिकनेस इतनी थी, ऊपर से पिघलने वाला है। अब क्या है, अब वो आइस तो गायब हो गई है, आपको नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं, अब आइस गायब हो गई। पहले तो जितना एक तीर से दिखाए हुए है, इतने आइस थिकनेस थी, अब गायब हो गई। तो क्या हुआ कि पहले करंट लेक थी, अब इतनी बड़ी लेक हो गई। अब अगर इसके अंदर ये जब लेक बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता है, तो इसके पानी का दबाव भी बढ़ता है, और फिर इस दबाव से जो आगे की सारी मिट्टी है, सारे छोटे पहाड़ हैं, वो टूट जाते हैं, और फिर क्या होता है कि नदियाँ ये ग्लेशियर से चलते चलते ज़ोर से प्रभाव आता है, बहुत कुछ पानी चला जाता है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है मामला। चलो आगे, इसलिए हाँ, ये हमारे इसका ही प्रभाव है। ये टेरी डैम है, और ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जोशीमठ है। उस पानी के दबाव से आप देख रहे हैं कि सारे मकानों में दरार आ गई। तो अगर वो डैम, अगर टिहरी डैम पूरे तौर से नष्ट हो जाए, किसी तरह से गड़बड़ न हो जाए, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सारी आदमी भी जाएंगे, मछलियाँ भी जाएंगे, खाने वाले भी जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपको अपने मछलियों का भी हिसाब ठीक रखना है, तो हिमालय का स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। हिमालय मस्ट बी हेल्दी, किकिंग एंड अलाइव। अगर उसमें दरार आ गई या बूढ़ा हो गया, तो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका प्रभाव देखिए कि कहाँ है, वेस्टर्न घाट में, कोचीन के पास, वहाँ यहाँ का जो समुद्री पानी होगा, जो समुद्र की जन्नत होगी, वो भी इसी कारण से बनती है कि हिमालय से मानसून टकरा कर लौटता है, यहाँ से मानसून आके इंटरेक्ट करता है, और ये सारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं हरियाली भी है और नीलापन भी है। वो नीलापन जो है वो सारे आसपास के समुद्र के अंदर, इसके कारण जो स्वास्थ्य बना रहता है, स्वस्थ आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो।
और ये आप देख रहे हैं कि जो बंगाल है उसमें आपकी सारी गंगा और सारी नदियाँ पानी जाती हैं। ये सुंदरबन है, इसके अभी हाल बताऊंगा आप क्या हो रहा है इसमें। आगे चलो भाई। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये तापमान की वजह से बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ गया और उसके कारण से टेम्परेचर बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो और टेम्परेचर बढ़ गया। चलो आगे। अब ये हो गया कि साहब ग्लोबल वार्मिंग, तो प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उसके ऊपर 1.5 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन वैसे ये अभी हो गया है। पहले समझा जाता था कि ये काफ़ी आगे चल के इस शताब्दी के अंत में होगा, लेकिन ये अभी हो गया है, 2024 के आसपास ही हो गया। तो ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ पिघल रहा। अब इसका नतीजा क्या है कि सारा एंटार्कटिक, आर्कटिक के आर्कटिक, तो सारा जो समुद्र की जंतुओं का निवास है उसके लिए दिक्कत हो गई। पानी बढ़ता जा रहा है, पानी ठंडा होता जा रहा है और इन बेचारों के लिए रहने की दिक्कत हो। देखिए उठ के कहाँ आ गया, बर्फ़ के ऊपर आ गया। जितनी बर्फ़ भरना अगर नहीं तो ये तो इसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो आपकी मछलियाँ हैं उनके लिए कठिनाई है। आगे चलो। ये ओशन हीट के कारण से, क्योंकि मछलियों के लिए इसमें इलाके में अगर हीट बढ़ती जाएगी तो मछलियाँ सर्वाइव नहीं करेंगी। टेम्परेचर अलग अलग बढ़ता जाएगा तो उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। तो जो आपकी जो ब्लू इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाएगी। चलिए आगे। अब सर राइजिंग सी लेवल्स है, इसका प्रश्न अब क्या हो रहा है। आप ये देखिए एक्सीलरेटिंग एनुअल राइज, ये ग्लोबल टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। अब पास्ट रेट कंपैरिजन और अब डिकेड में क्या हो गया। अब ये मकान डूबने लगे समुद्र के किनारे। अब ये मकान डूबने लगेंगे तो क्या होगा, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अंदर भागेंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा। इसलिए अगर ये इकोसिस्टम यहाँ का बिगड़ेगा तो आपका लैंड का भी इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर ये डूबने लगे और बम्बई डूबने लगे तो क्या होगा, मछली तो बाद में जाएंगी, हम मारे जाएंगे। तो ऐसे कितने, अभी आप आके देखेंगे कि कितने स्थानों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये राइजिंग सी लेवल्स, ये ब्लू इकोनॉमी के लिए जितने अच्छे और ख़राब हैं उससे ज़्यादा अच्छे और ख़राब ये मानव समुदाय के लिए है। और ये तो एक देश का है, चीन का भी ऐसा ही है, अमेरिका का भी ऐसा ही है। जहाँ जहाँ भी इतने बड़े समुद्र हैं और जहाँ जहाँ भी ये समुद्र की लहरों में थर्मल वो बनती हैं तो उसका नुकसान होता है। और ये देख रहे हैं आप, एक शहर है ये, उसके अंदर नाव चल रही हैं। ये अपने मंदिर भी आप देख रहे हैं, चेन्नई के पास कहीं है। तो ये लोग कहीं चले जाएंगे ना, अगर ये साल भर इसी में रहने लगे या हर बार यहाँ बाढ़ आने लगे तो यहाँ कोई रहेगा नहीं, चले जाएंगे। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ की सारी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ब्लू इकोनॉमी बहुत देखने में बड़ी ऐसी लगती है कि बस छोटी सी चीज़ है, ब्लू लिख लिया, नहीं, ये ब्लू भी हो जाती है, ग्रीन भी हो जाती है, ये ग्रे भी हो जाती है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूर तक है। आगे अब देखो आर्कटिक सी लेवल में अब ये बेचारे की हालत ख़राब हो गई। तो जब इसकी हालत ख़राब है तो मछलियों की हालत ख़राब। अब ये सारा जो स्कैंडिनेविया है, जिसको आप 3-4 देश लगातार हैं, ये आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, इसमें तो मछली ही मछली है। लेकिन अगर यहाँ पानी का टेम्परेचर बिगड़ गया तो जो मछली इसमें बर्फ़ के अंदर मिलती थी वो तो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि तो पानी आ गया। तो उनका तो सारा जो व्यापार है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्वे बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई करता है इसको, बढ़िया मछली को सप्लाई करता है। इसी तरह से रूस में ऊपर उनको दिक्कत आ जाती है,
वो मछली बाहर से लानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उनकी मछलियाँ तो पिघल के आ जाएंगी और जो वहाँ रहेगी वो जीवित नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि आर्कटिक पे क्या स्थिति हो गई है, वो आर्कटिक है या अनार्कटिक है। तो उत्तर से दक्षिण तक सारी ब्लू इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, हो ही गई है। चलो आगे और क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग रेनफॉल्स हो रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। आगे चलो, अब ये देखिए ये इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। अरबिक सी में ये इंटेंस साइक्लोन हुए सन 2000 से, और ये हमेशा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो इनकी वेलोसिटी है वो दोनों ही बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से आती है, बहुत गर्मी पैदा करती है। इसलिए बहुत गर्मी पैदा करेंगे हॉट वाटर हो जाएगा। और इसका एक और क्या होता है कि जब ये ऐसा होने लगता है तो थर्मल एनर्जी पैदा होने लगती है नीचे। अब इसमें मछली तो बाद में, लोग उसमें से बिजली पैदा करने लगते हैं, तो बिजली पैदा होगी तो मछली कहाँ जाएगी। पर ये फिर ये ब्लू इकोनॉमी नहीं रही, फिर ये ग्रे इकोनॉमी हो गई। तो ये साइक्लोन आप देख रहे हैं कि ये टुकटे नाम का जो केस में कॉज्ड हैवी डेवस्टेशन अक्रॉस केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पूरा आपका जो ब्लू इकोनॉमी का जोन है ख़त्म हो गया। आगे चलो, इसकी वजह से होता है कि फ्लड्स आ गई, ये आ गई, लोग भागने लगे, जैसे मैंने बताया, पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो गई। तो जब ये डिस्टर्ब होती है तो वहाँ का मछली पालन, मछली एकत्रीकरण सब बदल जाता है। तो ब्लू इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें जो कुछ बनता है, वो सिस्टम बनता है, वो ख़त्म हो जाता है। आगे चलो, अब ये देखिए रात को कैसी दुनिया दिखाई देती है, तो कितनी एनर्जी रात से भी समुद्र में आ रही है। ये दुनिया सैटेलाइट से दिखाई दे रही है, कैसी जलती है दुनिया, कितनी एनर्जी हम रात को दे रहे हैं। सूर्य की तो आपको पता नहीं चलता है क्योंकि चमकता दूर से है, मगर जब इसको रात को देखें कि दुनिया में कितनी हीट पैदा होती है। सब कोस्टल एनर्जी में कितनी जीत आ रही है, सारे कोस्टल, ये एक आध अफ्रीका वगैरह को छोड़ दिए, लेकिन सारा भारत, सारा चीन, सारा रूस, सारा यूरोप, सारी अमेरिका। तो रात को भी इनको चैन नहीं बेचारो। आगे चलो, ये हालत है। अभी तो हमने देखा कि अभी ब्लू की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये तो जो है ब्लू एंड पर्पल, ये ब्लू जो है ये तो मछलियों वाला क्षेत्र है, ब्लू इकोनॉमी है, और बाकी जो कुछ है वो आप देखें। लेकिन ये जो एलजी हैं ये एसेंशियल है क्लाइमेट के लिए, और एलजी सारे समुद्र के किनारों पर ही पैदा होती है। अगर आप यहाँ के पानी का स्वास्थ्य ख़राब कर देंगे तो एलजी ख़राब हो जाए। इस एलजी से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो नतीजा ये है कि ये क्लाइमेट रेगुलेशन हिमालय से जैसा होता है वैसे ही समुद्र से भी होता है, क्योंकि ये पानी का टेम्परेचर ठीक रखती है, और पानी में से बहुत सी चीज़ें जो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एलजी, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी किस्म की एलडीज हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं। ये एक बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। तो ये भी ब्लू इकोनॉमी का एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो इसको ध्यान रखने की बात है कि द हेल्थ ऑफ ओशंस, समुद्र की जो हेल्थ है वो उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हिमालय की है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अगर ये नहीं होगा तो हिमालय नहीं बनेगा, हिमालय नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये नाम को ब्लू इकोनॉमी है, बट वो टोटल इकोनॉमी काम करती है। काफ़ी आगे निकल रहे हैं। जी, तो आप देखिए क्या होगा आगे, नेक्स्ट दो। ये है साहब, जब आप समुद्र के किनारे माइनिंग करते हैं तो क्या होता है। इस माइनिंग से कॉपर और तांबा टिन निकालते हैं। ये कॉर्नेल इंग्लैंड का है,
समुद्र के किनारे। अब ये माइनिंग हो रही है तो इसकी जितना कूड़ा कबाड़ है सब समुद्र में जा रहा है। अब माइनिंग में केवल जो इसमें से निकल रहा है, जो जा रहा है वो नहीं, बल्कि जो और सारे उसमें आप एनर्जी लगाते हैं, तरह तरह की इसमें मशीन ले जाते हैं, आदमी ले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उस कॉपर और टिन के अलावा भी चली जाती हैं। और कॉपर और टिन के टुकड़े उसके अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे बारीक टुकड़े चले जाते हैं। तो इसका जो समुद्र के पानी हो गया कि मछलियों का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ दूसरी जगह से जहाँ न्यूक्लियर कोई प्लांट है, न्यूक्लियर कोई वो है चीज़ है, कोई किसी भी तरह का है न्यूक्लियर वेस्ट आ रहा है, तो वो भी आप देख रहे हैं वो ये यहाँ इकट्ठा हो गया है। अब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये न्यूक्लियर वेस्ट में आ जाते हैं। जो जितना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मगर इसको अगर आप इसको यूज़ करेंगे किसी भी तरह से तो न्यूक्लियर वेस्ट आपके अंदर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हेल्थ ऑफ द सी कोस्ट है वो किसी भी तौर पर ख़राब ना होने पाए। अगर आपको ब्लू इकोनॉमी की हेल्थ ठीक रखनी है तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मछलियाँ तो असली खा ली और बाकी उसको ऐसे ही रखने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। ये एक फिशरमैन है ऑन द जॉर्जेस बैंक ऑफ फिशिंग ग्राउंड, जिसने कहा है कि टेक्नोलॉजी, मार्केट्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशरीज। क्यों हो रहा है? कहता है कि पहले मैं 5000 पाउंड फिश 8 नेट्स में निकालता था। टुडे इट माइट बी टेक अप टू 80 नेट्स, 8 में निकाला, अब 80 बार निकालना पड़ा। बैक देन द एवरेज कॉड फिश इन द स्प्रिंग वुड प्रोबेबली बी 20 to 25 pounds. Now today it is only 5 to 8 pounds. तो ब्लैक कहाँ गई है आपकी ब्लू इकोनॉमी? जो मिल सकती थी आपको फिश, उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? वो कहता है इसलिए क्योंकि आप ये टेक्नोलॉजी और मार्केट्स का बहुत उपयोग कर रहे हैं। तो कहता है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कॉड आई विल टेल यू कि क्या हुआ है। तो वो देखिए, आगे दिखाओ भैया। देखिए ये यहाँ हो रहा है, आगे भी पहले अपने देश को भी समझ लीजिए। अगर आप यहाँ मान लीजिए कोई आदमी, कोई मछुआरों का दल ढाका में काम कर रहा है, या वहाँ कहीं कराची में कर रहा है, या इधर कोचीन में काम कर रहा है। अब पहले तो समुद्र के पास मछुआरे अपनी नाव लेकर जाते थे और टेंट्स में जाल लगाते थे, ले आते थे। अब आपने कहा कि अच्छा नहीं, अपने नाव में मत ले जाओ, हम एक बढ़िया नाव बना देते जो पॉपुलर से चलेगी, बिजली से चलेगी या आपके पेट्रोल से चलेगी। तो आप अभी तो आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 किलोमीटर जाते थे, अब आप ऐसे 10 किलोमीटर चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि उसकी रेंज बढ़ गई। जैसे फिर उसने कहा कि आप ऐसा करते हो, हम आपको बढ़िया जाल भी दे देते हैं। तो वो अब उसकी उसमें प्राप्त करने की मात्रा बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, दूर चला गया और जाल ज़्यादा लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको प्रोड्यूस ज़्यादा मिलने लगी। आपने फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाई कि और ज़्यादा चला, और ज़्यादा मिल गई। लेकिन इसकी जन्म होने की और आपके खाने की जो दर है वो तो दूसरी है। आप लेते जाओ वहाँ से, लेकिन ये तो पैदा नहीं होती वहाँ। तो जितने आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगा रहे हैं उतना ही आप नुकसान भी कर रहे हैं। ये विशेषता उसने बात कही कि ये अगर आप करेंगे तो आप करेंगे कि आप अपनी ब्लू इकोनॉमी का सर्वनाश करेंगे, और वो हो रहा है। उसको उसने बताया
आगे दिखाओ भाई, ये है देखिए साहब, वर्ल्ड कैच ऑफ वाइल्ड फिश 1960 से आप देख रहे हैं बढ़ता रहा 1990 में आया और लगभग 1990 और 2000 के बीच में पीक पे आ गया। अब 2025 में नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ तक तो आप वो ठीक ठीक चल रहे थे, एक हद में आप टेक्नोलॉजी लगा रहे थे, लेकिन 1990 के बाद आपने टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ाई तो मैक्सिमम रफ्तार पर आप पहुँचे तो प्रोडक्शन घटने लगा। तो ब्लू इकोनॉमी में लॉस होगा, गेन नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए कि जो टूना की पॉपुलेशन है, वो जो मैं बता रहा था, नंबर ऑफ फिश एजेड 8 years और मोर, ये 1970 से लेके और 2025 तक। 2025 में प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन ICICI MSC projection assuming TAC 2250। अब ये घटती जा रही है, क्योंकि स्पानिंग पॉपुलेशन जो है ब्लू फाना की, वो ओवर द एज ऑफ 8 was reduced by 80% over the past 30 years। तो आप चाहते थे तो ज़्यादा लेना, अगर पानी गर्म हो रहा है तो भी वो फिश की तो स्पॉनिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो ठंडे पानी में जाते। और आपने बहुत वहाँ हड़कंप मचाया, पॉपुलर चलाया होते, तो आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान हो रहा है। तो आपको बहुत केयरफुली इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको प्रकृति के साथ, उसके साइकिल के साथ मिलाकर करना होगा। मनुष्य, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, इन तीनों में एक संबंध बनाए रखना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, और अगर वो इकोनॉमी ज़्यादा ख़राब होगी तो मनुष्य का जीवन ख़राब हो जाएगा, और अगर मनुष्य ज़्यादा उपभोग करने लगेगा तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, इसके बीच में एक साइकिल है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए जो अच्छा सिद्धांत है वो है सस्टेनेबल कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो सस्टेनेबल हो सके। इतना खाइए कि ये भी देख सके, ऐसा नहीं कि यहाँ से गायब हो जाए और आप ही खाते रहे, गलत बात। और ऐसा नहीं कि आप अपने इरादे, अपने समुद्र का तो खा लें और दूसरों को नहीं मिले, या दूसरे अपने वालों का। इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बात का ध्यान रख कर के सारी बातें करनी चाहिए। और इसमें तो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए क्या हाल है। यह है डेल्टा बीकॉम का। यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ बोट मार्केट है। क्यों है? क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ा, समुद्र का पानी अंदर आया तो खेती की ज़मीन पर चला गया, तो खेती ख़त्म हो गई। मगर सब्जियां तो चाहिए लोगों को। तो अब वहाँ दो तरह की खेती होती है। एक तो वो जो समुद्री पानी में हो सकती है, खारे पानी, और दूसरी वो जिसकी आप देखेंगे कि उसके तरीके उन्होंने एक्वेटिक सब्जियां पैदा करनी शुरू की है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि वहाँ का जो फिश है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिश और वेजिटेबल दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि खारा पानी से आप भी सब्ज़ी का उत्पादन नहीं कर सकते और खारे पानी में आप फिश का भी उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये जो चक्र है इसको समझना चाहिए। और ब्लू इकोनॉमी अगर इसको ठीक रखना है तो आपको इन सारी बातों पर
पूरे तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर पर बढ़ने के लिए के साथ साथ आपको अपने कंजम्पशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में जो मेरा ख्याल है वो ऐसा हो गया है, अगर ब्लू इकोनॉमी को ठीक रखना है, कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल, रिसोर्स यूज एंड पोल्यूशन प्रोसीड्स on the planet. It is propelled by attempts to solve keenly felt human problems, from unemployment and poverty to the need for status, power, and self-acceptance. Exponential growth can rapidly exceed any fixed limit. For one limit is pushed back, the exponential growth will soon run into another. एक को आप बढ़ाएंगे, दूसरे में चलिए। Because of delays in the feedback from limits, the global economic system is likely to overshoot the sustainable levels. Indeed, for many resources and sinks important to the world economy, overshoot has already occurred. हम 1.7 प्लैनेट खा गए हैं। एक प्लैनेट हमको कुदरत ने दिया है, हमने 1.7 कंज्यूम कर लिया है। 1.7 कंज्यूम कर लिया है। हम आदमी हैं कि भस्मासुर हैं, क्या है? टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स ऑपरेट ओनली ऑन imperfect information and with delay, thus they can enhance the economy's tendency to overshoot. टेक्नोलॉजी है, उन्हें लगा दो थोड़ा सा और, एक रद्दा और, ज़रा एक दो किलोमीटर और, तो ठीक है, उतना थोड़ा और पावरफुल बना दो अपना जहाज़ और लगा दो। बट यस, देन इट सेज कि इकोनॉमी को ओवरशूट कर देगा, और एक बार ओवरशूट हो गई तो वापस आने में फिर बहुत टाइम लगता है। इसलिए वो कहता है कि टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स टिपिकली सर्व द मोस्ट पावरफुल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जिस पे टेक्नोलॉजी है, जिस पे पैसा है, वो तो सब लपेट लेगा, वो तो लपेट के चला गया। सब बढ़िया बढ़िया मच्छियाँ उसने ले ली और अपने यहाँ रेस्टोर कर ली। बढ़िया उन्होंने उनके यहाँ फर्स्ट क्लास वो हैं स्टोर्स हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जो 5 साल तक भी उसको बचा के रख सकते हैं। फिर जो गरीब आदमी, इसका क्या होगा? ये तो रोज़ खाता था, रोज़ लाता था, वो तो मर गया क्योंकि मिलेगा ही नहीं उसको। तो ये उसकी खतरनाक जो साइड है वो ये है। टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स टिपिकली सर्व द मोस्ट पावरफुल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। When they grow, they produce growth as long as they can. If the primary goals were equity and sustainability, then they also will grow. अगर ये हो कि टेक्नोलॉजी और मार्केट ये सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें और अमीर आदमियों के साथ साथ गरीब आदमियों का भी ध्यान रखें, तब तो बात बन सकती है। मगर ऐसा होता नहीं है। ट्रंप महोदय को दुनिया का ख्याल नहीं है, शी को भी दुनिया का ख्याल नहीं है, पुतिन को भी दुनिया का ख्याल नहीं है, किसी को दुनिया का ख्याल नहीं है। अपने अपना सब लपेट रहे हैं। क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, चाहे जितना मारो, चाहे जितना। अब ये जो वेनेजुएला है, इसके ये भी बहुत बढ़िया मार्केट था फिश का। अब अमेरिका को फिश नहीं मिल रही है, वहाँ को खा पी नहीं। अब सारी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई हेल्थ ठीक करो। ये जो आज आपका प्रोग्राम है ब्लू इकोनॉमी का, ये हमारे लिए थोड़ा ही है। इट इज़ बिकॉज नाउ अमेरिकन्स आर फीलिंग द पिंच ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई अपना, अब हम क्या करें भाई, हम तो वैसे ही बहुत अपने हिसाब से काम कर रहे थे, हमारा आदमी का जा रहा था कहाँ। अब आप कह रहे नहीं हमारे, तो ख़तरनाक बात है। आप लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, अध्येता लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि खेल क्या हो रहे हैं दुनिया में। आपसे कहेंगे ऐसा रिसर्च करो, क्यों? हमें ज़रूरत है कि नहीं? उनको ज़रूरत है। तो बी केयरफुल। Research in the sector of blue economy should be guided towards the interest of the Indian economy, Indian fishermen, Indian market, not to serve the foreign markets.
ये ध्यान में रखकर काम होना चाहिए। वो दे देते हैं फंड के लिए, स्कॉलरशिप दे देते हैं, आदमी को बुला लेते हैं, लैब्स को फंड कर देते हैं। बी केयरफुल, ध्यान रखिए कि कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ें जो बाहर से देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, उनका असली असर क्या होता है। और ये मैंने आपके सामने इसलिए ब्लू इकोनॉमी में क्या क्या परिस्थितियाँ आ रही हैं एक संक्षेप मैंने आपको बताया है। ये बड़ा लंबा विषय है, मगर चूँकि आपने कहा था कि आपका समय बहुत सीमित है, तो कुछ फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। और मैं तो आजकल कोई रिसर्च करता नहीं हूँ, जो कुछ मेरी ये कहना चाहिए जानकारी है वो 8-7 साल पुरानी है। इस बीच में तो कुछ और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन मैं इसलिए इस पर ध्यान देता हूँ कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर देश की ज़रूरत है। इस नाते मैं इसको देखता हूँ। मैं तो फिज़िक्स का आदमी हूँ लेकिन इस पर इसलिए मेरा ध्यान है क्योंकि मैं देश में भी कुछ थोड़ी दखल रखता हूँ और उसके हित में भी काम करता हूँ। आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि कोई चीज़ जो आप करें वो इस बात को ध्यान में रख के करें कि उसका असर हमारे ऊपर कितना है और दूसरों पर को उसका कितना लाभ है। ये ध्यान में रखते हुए समुद्र मंथन कीजिए। ऐसा ना हो कि समुद्र में से निकला विष तो हमें मिल जाए और लक्ष्मी वो लेकर चले जाएं। इसका ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।